ओके, हियर वी हैव आवर नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब ये डिजीज़ है वाइट मैटर की और माइलिन शीथ की, एंड इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, लिम्फोसाइट्स बनेंगे, टी सेल्स बनेंगे विच विल बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द वाइट मैटर इन द ब्रेन एंड माइलिन शीथ इन द पेरिफेरी। ठीक है, डिफरेंट ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट पेरिफेरल नर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये अपने डिसफंक्शन शो करेगी। और इस डिज़ीज़ के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये डिज़ीज़ इंटरमिटेंटली होती है। ठीक है, ये डिज़ीज़ होगी, एक्टिव फेज चलेगा डिज़ीज़ का, एंड देन रिलैप्स देन रिमिशन हो जाएगी डिज़ीज़ से, and then again after a few period of after a few days or in a few weeks there will be relapses of the symptoms। ठीक है, तो ये ना लाइक रिमिशन रिलैप्सेस इस तरह के पैटर्न में शो होती है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स इस तरह के होते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि इसमें हमें एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसका कि प्लैक्स बनेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी लीजन होगी, जहाँ पर भी ऑटोइम्यून सेल्स डिस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ पर ना रिजल्टेंटली प्लैक्स बन जाएंगे। और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है प्लैक्स की, वो भी हम आगे देखते हैं। लेकिन दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एक तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स में हमें रिलैप्सेस और रिमिशंस मिलते हैं, और सेकेंडली इसकी मॉर्फोलॉजी में हमें प्लैक्स मिलते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो एज एज इट इज़ रिटन हेयर दैट इट इज़ एन ऑटोइम्यून डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। अच्छा, दो बातें होती हैं, एक होती हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ और एक होती हैं डिसमाइलिनेटिंग डिजीज़। दोनों में फ़र्क है। डीमाइलिनेटिंग ये है कि जो माइलिन शीथ थी या जो वाइट मैटर था वो बना तो नॉर्मल था। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल हुई थी, लेकिन बाद में कोई ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो गई, जिससे उसकी डिस्ट्रॉफी शुरू होगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। और सेकंड होती हैं डिसमाइलिनेटिंग डिजीज़ की जो माइलिन शीथ बनी थी या जो वाइट मैटर बना था वो नॉर्मल बना ही नहीं था, वो था ही अब नॉर्मल। ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ विच इज़ सीन इन क्लिनिकल पिक्चर। ठीक है, अच्छा, ये बात होगी कि माइलिन शीथ बनी, वाइट मैटर नॉर्मल बना, लेकिन बाद में ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स हुआ। और ऑटोइम्यून जस्ट लाइक एनी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ की रीज़न यही है कि कुछ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी पाई जाती है कुछ खास इंडिविजुअल्स में, वो जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं। सेकेंडली कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जो उसकी इनिशिएशन करवा देते हैं। ठीक है, तो यही है उसकी पैथोजेनेसिस में भी बात। और HLA-DR B1 जीन के साथ इसकी एसोसिएशन देखी गई। इसके अलावा द जीन्स विच कोड फॉर IL-2 एंड IL-7 रिसेप्टर्स, उन जीन्स में भी म्यूटेशन देखी गई। ठीक है, IL-2 IL-7 एंड HLA-DR B1 जीन, ये उसकी हमने म्यूटेशंस की देख ली। और ये इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर हो तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। और जो सेल्स इसको कॉज करा रहे हैं, जो सेल्स बेसिकली डिस्ट्रक्शन कॉज करा रहे हैं एट द लेवल ऑफ वाइट मैटर, एट द लेवल ऑफ माइलिन शीथ, दीज आर द हेल्पर टी सेल्स। मोस्टली हेल्पर टी सेल्स इसके पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बट हेल्पर टी सेल्स आर नॉट द ओनली सेल्स। हाँ, लेकिन इनिशिएशन यही करते हैं। ठीक है, तो TH1 हेल्पर टी सेल्स एंड TH17 हेल्पर टी सेल्स ये इसकी पैथोजेनेसिस करवा रहे होते हैं, यही रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट द माइलिन एंटीजेंस। और फिर ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जिसके ज़रिए से फिर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, दूसरे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, लेकिन TH1 एंड TH17 का अपना नाम याद रखना है। अच्छा, आगे आई थिंक इसकी मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा पोर्शन रह गया। तो लिखा ये है कि TH1 सेल्स ने सक्रीट करने हैं इंटरफेरॉन गामा को, और इंटरफेरॉन ने बाद में मोबिलाइज कर देना है, एक्टिवेट कर देना है मैक्रोफेजेस को। तो TH1 ने एक्टिवेट करना है मैक्रोफेजेस को वाया इंटरफेरॉन गामा। और जो TH17 थे, इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है ल्यूकोसाइट्स की। तो ये ल्यूकोसाइट को, ये लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेंगे और TH1 मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। तो फिर चारों सेल्स ही एक तरह से उसके पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, TH1, TH17, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब जो डिमाइलिनेशन होती है वो होती है बाय द ल्यूकोसाइट्स एंड देयर इंज्यूरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट इटसेल्फ वहाँ पर किलिंग कर एक्शन परफॉर्म करेंगे, नॉर्मल माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करेंगे और कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे जो न्यूरोटॉक्सिक होंगे। राइट, अच्छा, तो मतलब एट द एंड वो ल्यूकोसाइट्स से एक्चुअली डीमाइलिनेशन हो रही थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बात हो गई है। और फिर हमने बात की कि जो प्लैक्स की हमने बात की, जो प्लैक्स बन जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन पड़ी होगी वहाँ पर रिजल्टेंटली प्लैक्स बन जाएंगे। और प्लैक्स का कंपोनेंट क्या होगा, हमें उसके अंदर टी सेल्स नज़र आएंगे और साथ में माइलिन डेब्रिस नज़र आएगा, मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे, कुछ बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ भी नज़र आ सकती हैं। तो हमें क्या नज़र आएगा प्लैक्स रीजन में, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज़। तो अच्छा, प्लैक होता क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तो ये कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मल्टीफोकल वाइट मैटर। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज़ अ ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ डिजीज एक्टिवेटेड सेपरेटेड इन टाइम। मतलब रिलैप्सेस होंगे और उसके बाद फिर
रिमिशन आ जाएगा, फिर देन अगेन रिलैप्स हो जाए डिजीज़ का। तो सेपरेटेड इन टाइम जो इसके एपिसोड्स होंगे दे विल बी सेपरेटेड इन टाइम, ये पता होना चाहिए। देन इन एपिसोड्स की वजह से देर विल बी अ डिस्ट्रक्शन, देर विल बी अ लीजन इन द वाइट मैटर दैट इज सेपरेटेड इन स्पेस, मतलब नॉट ऑल ऑफ द वाइट मैटर विल बी इन्वॉल्व, a portion of it will be involved and then there might be sparing of the other portion, और फिर again थोड़ा आगे जाकर एक और portion involved हो। तो the lesions of the white matter are separated in space and the remission और relapses की वजह से जो disease है it is separated in time। तो time और space का difference आ जाएगा, और साथ में एक ऑटोइम्यून डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने बता दी। देन एज इट इज़ रिटन है कि इट्स अ मल्टीफोकल वाइट मैटर डिजीज़, ठीक है। मल्टीफोकल मतलब डिफरेंट रीजन्स को इन्वॉल्व कर रही है, और जब ये इसका कोर्स ख़त्म हो जाए, जब डिस्ट्रक्शन इनफ कर चुके होंगे ल्यूकोसाइट्स और साइटोकाइंस, उसके बाद जो प्लैक्स बनेंगे, प्लैक्स आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, कि वहाँ पे प्लैक्स बन जाएंगे, ठीक है। और प्लैक्स होते क्या, नहीं द डिस्क्रीट स्लाइटली डिप्रेस्ड ग्लासी अपीयरिंग ग्रे टैन इन कलर, ये उसकी मॉर्फोलॉजी है। प्लैक्स कहाँ मोस्टली बनते हैं, नियर द वेंट्रिकल्स बनेंगे, ऑप्टिक नर्व्स पे बन सकते हैं, ऑप्टिक क्याज्म पे बन सकते हैं, ब्रेन स्टेम पे बन सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर ट्रैक्ट्स पे बन सकते हैं, सेरिबेलम पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। तो डेफिनेटली जहाँ पर प्लैक्स बनेंगे वहाँ से नर्व कंडक्शन नॉर्मल नहीं होगी, वहाँ की बैलेंस शीट तो डिस्टर्ब होगी ना, तो वहाँ पर नर्व कंडक्शन नॉर्मल हो ही नहीं सकती। अगर ब्रेन स्टेम किसी रीजन में है तो वहाँ पर नॉर्मल फ्लो नहीं होगा इम्पल्सिस का, तो क्या नतीजा होगा कि जो उसका नॉर्मल फंक्शन था वो परफॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरह से उसको फिर हमें फोकल ही सिम्टम्स मिलेंगे, फोकल डेफिसिट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट हम देखने ही दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि नियर द वेंट्रिकल्स इन्वॉल्वमेंट, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक क्याज्म, ब्रेन स्टेम, असेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर ट्रैक्ट्स, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये बात होगी। और जो रीजन्स हैं दीज आर शार्पली डिमार्केटेड, जो प्लैक्स होते हैं ना, शार्पली डिमार्केटेड, शार्पली डिफाइंड बॉर्डर्स का होते हैं। तो दो टाइप्स से होती हैं प्लैक्स की, एक्टिव प्लैक्स एंड इनएक्टिव प्लैक्स। एक्टिव प्लैक्स वो हैं जहाँ पर एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है, जहाँ पर ऑटोइम्यून सेल्स पड़े हुए हैं एंड दे आर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। और इनएक्टिव प्लैक्स ये है कि डिस्ट्रक्शन हो गई, वहाँ पे माइलिन शीथ पूरी ही डिस्ट्रॉय होगी, वहाँ माइलिन शीथ बची ही नहीं है कि उसको फर्दर कोई ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स उस पर एक्ट कर सके, ठीक है। तो एक्टिव प्लैक्स में क्या है, एक्टिव प्लैक्स लेवल पर हमें अब वहाँ चूँकि ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे हमें अबेंडेंट माइक्रोफेजेस मिलेंगे, और वहाँ को जो मरा हुआ माइलिन डेब्रिस मिलेगा, राइट। और ऑनगोइंग माइलिन ब्रेकडाउन के सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा माइक्रोफेजेस के अलावा हमें लिम्फोसाइट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो कैसे पड़े होंगे, वो पेरीवास्कुलर कफ्स में पड़े होंगे, जो वहाँ पे वेन्स पड़ी होती हैं, स्मॉल वेन्स, उसके इर्द गिर्द उन्होंने खुद को अलाइन किया होगा, तो पेरीवास्कुलर कफ्स की फॉर्म में वहाँ पे लिम्फोसाइट्स पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। तो और एक्सॉन्स इतने कह रहे हैं कि इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन दे कैन बी रिड्यूस्ड इन नंबर, एक्सॉन्स कैन बी रिड्यूस्ड नंबर। माइलिन शीथ इटसेल्फ तो इन्वॉल्व है ही ना, लेकिन एक्सॉन्स कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड इन नंबर। और इनएक्टिव प्लैक्स वो है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, इट हैज़ डिसअपीयर्ड, लेकिन जो वहाँ का माइलिन था वो भी ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर जो स्पोर्टिंग सेल्स थे उन्होंने रिएक्टिव प्रोलिफरेशन शुरू कर दी, वहाँ पे एस्ट्रोसिटिक प्रोलिफरेशन और ग्लायोसिस हो गई है, ठीक है। और माइलिन ख़त्म हो चुका है। तो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्टिव एंड द पैसिव, सॉरी एक्टिव एंड द इनएक्टिव प्लैक्स, और यही इसकी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी क्लिनिकल कोर्स इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमें एज आई टोल्ड यू कि देयर आर मल्टीपल रिलैप्सेस फॉलोड बाय एपिसोड्स ऑफ रिमिशन, ठीक है। ठीक भी होगा, ख़राब भी होगा, और इसीलिए मतलब हम जो हमारी थेरेपी होती है फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो इसके डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, इसके सिम्टम्स को रिकवर करने के लिए नहीं होती, रादर जो फर्दर रिलैप्सेस होने होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए होती है, उस पर बेस हुई होती है थेरेपीज़ की, ठीक है। अच्छा, तो देयर विल बी अ ग्रेजुअल ओपन स्टेप वाज अक्यूमुलेशन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स के, जहाँ जहाँ प्लैक्स बनते रहेंगे, जिन जिन पोर्शन में प्लैक्स बनते रहेंगे, तो वहाँ वहाँ की एब्नॉर्मलिटी आने लग जाएगी, और देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, ठीक है। और जो कोग्निटिव फंक्शन होता है वो इतना इम्पेयर नहीं होता, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे इतनी इसकी नहीं है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं उसके वो ज़्यादा सुयर होते हैं, वो और जबकि कोग्निटिव फंक्शन इम्पेयर होता है, लेकिन थोड़ा माइल्डली इम्पेयर होता है, ठीक है। अच्छा, तो एज ए टोल्ड यू कि इसका जो ट्रीटमेंट बेस्ड होता है टू डिक्रीज द रेट एंड सिवियरिटी ऑफ रिलैप्सेस, कि फर्दर रिलैप्सेस ना हो। और हर पेशेंट में डिफरेंट होते हैं डिग्री ऑफ रिलैप्सेस के, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलैप्सेस डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट्स में जल्दी रिलैप्सेस आना शुरू हो जाते हैं, कुछ में मतलब सालों तक रिलैप्सेस नहीं आते, तो ये मतलब डिफर करता है इन एवरी पेशेंट, ठीक है। अच्छा, CSF फाइंडिंग कैसी होगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो CSF में हमें हाई प्रोटीन लेवल मिलेगा, और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगी सिंस इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो प्रोटीन लेवल तो हाई मिलेगा, साथ हमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ मिलेगी दैट विल बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है।
और प्लियोसाइटोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द CSF, वो भी हमें मिलेगा। और इसमें जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है ना, दैट इज़ ओलिगोक्लोनल बैंड्स की फॉर्म में, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक है एंटीबॉडी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, दैट इट विल बी हैविंग ओलिगोक्लोनल बैंड्स। तो ओलिगोक्लोनल बैंड्स का जिक्र है ना MCQ में, तो पता चल जाना चाहिए कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, ठीक है। और इस ओलिगोक्लोनल बैंड वाली एंटीबॉडी की कोई ख़ास पैथोजेनेसिस है एंड कोई ख़ास इसका रोल है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बट वो अभी तक अनक्लियर है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड बस आई होप इट वाज हेल्पफुल।